Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be starting the next part of gravitation and this will be the last part of gravitation. तो अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ लिया है वो चीज़ें हैं। आपका पूरा एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार वेरियस एग्जामिनेशंस में। अगर आपको इनके डायरेक्ट फॉर्मूले पता होते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज़ करके इस एग्ज़ाम में राइट आंसर टिक कर सकते हो, और अगर आपको नहीं पता तो फिर आप उसको छोड़ के आओगे। तो ये जेई मेन में भी आता है। जेई मेन में थोड़े न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, जेई एडवांस में थोड़ा और हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बिट सेट में और वीआई ट्रिपल ई में और यूपी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन या फिर अदर स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन जो होंगे उसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अब एक्चुअली में हमने अभी तक जितने भी ऑर्बिट्स देखे हैं वो सभी के सभी ऑर्बिट्स हमने सर्कुलर ऑर्बिट्स देखे हैं। सर्कुलर ऑर्बिट जिसमें जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली दे फॉलो द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स बट दे फॉलो द एलिप्टिकल पाथ हुज एसेंट्रिसिटी इज ऑलमोस्ट ज़ीरो, है ना। अगर आपको ये मैथमेटिक्स में आपको ये टॉपिक पता है कि ये, वैसे मैंने टॉपिक अभी अपलोड नहीं किया है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपको एसेंट्रिसिटी यूजुअली क्या होता है, एसेंट्रिसिटी अगर हमने इलिप्स दिया हुआ है तो इस इलिप्स में ये होती है आपकी माइनर एक्सिस वर्टिकल और ये होती है आपकी मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल। जब ये जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होती है तो इसमें जो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, है ना। ये बी स्क्वायर बाई, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसेंट्रिसिटी। अब एसेंट्रिसिटी ज़ीरो जब होता है तो क्या होता है, अगर एसेंट्रिसिटी सपोज मैंने ज़ीरो कर दिया या फिर नियरली ज़ीरो, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, जो मैंने आपको पिछले वाले केस में बताया था, तो उसके केस में क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा। इसका मीनिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दिस माइनर एक्सिस बिकम्स इक्वल टू मेजर एक्सिस। इसका मीनिंग क्या है कि एक सर्किल बन गया, है ना। जब हम ये सर्किल ड्रॉ करते हैं तो इसका डायमीटर इक्वल होता है ना, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस इक्वल, तो ये सर्किल बन जाता है। तो इसलिए वो ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें जिनमें हमारी एसेंट्रिसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। एक्चुअली में जितने भी आपके पास जो भी आप ऑर्बिट्स देखोगे, जो भी प्लेनेट्स हैं, अर्थ है, सन एक सेंटर होता है हमारे सोलर सिस्टम में, उसके चारों तरफ आपके ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो है नहीं, है ना, नेपच्यून तक होता है। तो ये जितने भी होते हैं ये आपके प्लैनेट्स होते हैं, ये ऐसे घूमते रहते हैं और ये एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं, है ना। एलिप्टिकल पाथ को यूजुअली ये फॉलो करते हैं। तो आपका जो ग्रेविटेशन वाला जो टॉपिक है उसमें यूजुअली अगर जो अच्छे क्वेश्चंस जब आते हैं तो अच्छे क्वेश्चंस स्पेशली जेईई एडवांस में वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स पे आएंगे, क्योंकि वो आपकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को जज करेंगे। तो एक्चुअली मैं इसमें कुछ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सोलर सिस्टम में मैं कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, जैसे कि ये वाला टर्म, ये सपोज ये है आपका सन, दिस इज अवर यूज। पहली बात तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपको एलिप्स में ये पता होना चाहिए, अगर आपने कोनिक्स पढ़ा है तो, कि सन जो होता है वो किसी एक फोकाई पे लाई करता है। अब फोकाई का डिस्टेंस क्या होता है, फोकाई का डिस्टेंस अगर याद होगा आपको तो फोकाई सेंटर से ए ई और माइनस ए ई डिस्टेंस पर होती है। ये माइनस ए ई डिस्टेंस है, और सिमिलरली अगर मैं राइट में बनाऊंगा तो यहाँ पर ये ए ई डिस्टेंस पर एक और फोकाई होती है। दो फोकस होते हैं, इसलिए इनको हम फोकाई कहते हैं। अब कोई भी जो सन होता है, जैसे जिसकी चारों तरफ चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है, वो किसी न एक प्रेजेंट फोकाई पे होता है, प्रेजेंट होता है। अब मैंने यहाँ पर आप सन को इस एक फोकाई पर रिप्रेजेंट किया है, करेक्ट। यहाँ पर मैंने इस सन को इस फोकाई पर रिप्रेजेंट किया है, और दिस इज़ योर प्लेनेट। अब ये प्लेनेट जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। सपोज मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ इसको, इधर इसकी वेलोसिटी है v0 और इधर भी इसकी एक वेलोसिटी है v0।
ठीक, दिस इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये जो पोजीशन होती है, द नियरेस्ट पोजीशन टू द फोकाई, नियरेस्ट पोजीशन टू द सन फॉर द प्लेनेट। अब ये प्लेनेट आपका कुछ भी हो सकता है, अगर आपको अर्थ मानना है तो अर्थ मान लीजिए, आपको जो भी प्लेनेट मानना है, जो भी आपको प्लेनेट अच्छा लगता है वो मान सकते हो आप। तो यहाँ पर सन है, यहाँ पर ये अर्थ है ना। अब अर्थ क्या है कि यहाँ पर ये जो अर्थ है ये सबसे नियरेस्ट पोजीशन पे है, तो इस नियरेस्ट पोजीशन को हम क्या कहते हैं, दिस नियरेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड पेरिहीलियन। And the farthest position is called, this farthest position is called aphelion। ठीक, अब मान लीजिए ये जो अर्थ है, अब आपको पता है कि अर्थ के भी सैटेलाइट्स होते हैं, है ना। अर्थ है, अर्थ का सैटेलाइट एक ही है, मून है। मून इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो मून जब मून जब चारों तरफ घूमेगा तो वो भी सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, वो घूमेगा, वो भी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। और जो नियरेस्ट पॉइंट होता है मून का, दिस इज कॉल्ड एज पेरिगी, एंड द फारदेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज एपोगी। ओके, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। वैसे ही आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर होगा तो दे सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पेरिलियन एपिलियन, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए पेरिलियन नियरेस्ट पॉइंट होता है। और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आपको एलिप्स की वो पता चल जाएगी, वो तो आपको पता होनी ही चाहिए कि ये बेसिक एलिप्स में ये डिस्टेंस होता है, ये 2a, सॉरी मैंने ये लिख दिया था, ये 2a डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस आपका AE होता है, माइनस AE। और तो यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये कितना डिस्टेंस होगा आपका, A माइनस AE, दिस डिस्टेंस विल बी योर A, तो दिस डिस्टेंस विल बी A माइनस AE। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा आपका टोटल, इधर से देखिए इधर वाला, ये डिस्टेंस टोटल होगा आपका A प्लस AE, है ना। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं एक्चुअल हमारे, इसको हम एनालिसिस कैसे करते हैं। एनालिसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जो आपका एक्चुअल ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें मूवमेंट होता है, दिस एनालिसिस इज डन यूजिंग 3 लॉज जो कि केपलर ने प्रपोज की थी। सो दोज लॉज आर कॉल्ड एज केपलर्स लॉ। Kepler's law of motion, the only set of laws that governs the elliptical motion of the planet around the sun, या motion of one planet around another planet in elliptical orbits is given by Kepler। तो इसकी 3 लॉज हैं। पहली लॉ क्या है, पहली लॉ है कि ए प्लेनेट revolves around another planet in elliptical orbits। ये चीज़ मैंने आपको अभी अभी बता दिया है कि ए प्लेनेट रिवॉल्व करता है दूसरे प्लेनेट के अराउंड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। यहाँ पर हमारा ऑर्बिट जो जिसके अराउंड हो रहा है वो सन के अराउंड हो रहा है ना। पहली लॉ थी ये। सेकंड लॉ जो थी वो थी while revolving planet covers equal area in equal interval of time। ये जो लॉ है इसको हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ये प्रूव किया था कि dA/dt इज इक्वल टू L/2m होता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये dA/dt इज इक्वल टू L/2m होता है। और इसका मीनिंग क्या है कि वाइल रिवॉल्विंग, जब भी प्लेनेट जब रिवॉल्व करता है दूसरे के अराउंड, तो ये इक्वल, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे आपको बोला ये टाइम dt है और यहाँ पर भी मैंने इक्वल टाइम dt में इसको मूव करवाया है। हालांकि ये जबकि ये प्लेनेट का जो मूवमेंट है पास में है, लेकिन सेम टाइम इंटरवल में वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि द एरिया S1AB इज़ इक्वल टू एरिया S1PQ।
एरिया S1AB इज इक्वल टू एरिया S1PQ। ये है इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में। इक्वल टाइम इंटरवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको प्रूव करूँगा डी/dt L/2m क्यों होता है ना। और इसकी वजह से इन्होंने ये बोला था कि बिकॉज ऑफ दिस कंजर्व मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि सर ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम बहुत ही बेसिक चीज़ है। एंगुलर मोमेंटम MVR होता है। एक्चुअली इसका M/R×V कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, M/R×V। जैसे सपोज़ कोई भी बॉडी, मैं इसको एग्जांपल से बता देता हूँ कि ये अगर सपोज़ कोई भी बॉडी ऑर्बिट में घूम रही है और इस बॉडी की, इस पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी v है और ये रेडियस, इसका रेडियस r है, तो और इसका मास अगर m दिया हुआ है, तो एंगुलर मोमेंटम इसका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m/v/r, MVR। यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री है और इसका जनरल वेक्टोरियल एक्सप्रेशन होता है m/r×v, दिस r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। ओके, तो m/r/v sin थीटा होगा, एंगल 90 डिग्री है, तो इसलिए ये सर्कुलर मोशन का टॉपिक है। उसका सर्कुलर मोशन का नहीं, ये एक्चुअली सॉलिड मैकेनिक्स का टॉपिक है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स का। दिस इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करता है। और तीसरा जो पार्ट है वो है आपका T² इज प्रोपोर्शनल टू A³। ए यहाँ पर क्या है, मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये जो डिस्टेंस होता है, ये द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी ऑफ द एंड, ये आपका होता है, इसको हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस होता है ये A। T² इज प्रोपोर्शनल टू A³। ये चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हो सर्कुलर ऑर्बिट्स में। आपको अगर पता होगा T इज इक्वल टू 2π√/r³ Gm हमने कैलकुलेट किया था सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए, तो उसके केस में आप पहले देख सकते हो पिछले वाले वीडियो में। तो इसमें आपके पास T² इज प्रोपोर्शनल टू R³ अपने आप आ जाएगा। सर्कुलर ऑर्बिट में सेमी मेजर एक्सिस रेडियस ही होता है ना। तो ये चीज़, ये थर्ड लॉ है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम ये देखते हैं कि ये सेकेंड लॉ प्रूव कैसे होता है। ओके, प्रूफ ऑफ सेकेंड लॉ। व्हाट वाज द सेकेंड लॉ जो हमने देखा था? सेकेंड लॉ इज d/dt इज L/2m एंड L इज कंजर्व्ड। by dt इज इक्वल टू L/2m एंड L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये दो लॉ थी जो आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। वैसे एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है प्रूव करना, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा दिया जाता है, क्योंकि JEE एडवांस में अगर आपको डीप नहीं पता होगा तब तक आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तो यहाँ पर d/dt इज इक्वल टू L/2m कैसे आता है? सब इस डायग्राम में देखना आप, मैं S1AB ले रहा हूँ, S1AB ट्राइंगल जो ले रहा हूँ, इसमें देखेंगे आप, तो अगर मैं ये वाला एरिया, ये पहले तो रिमूव कर देता हूँ क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो S1AB ट्राइंगल में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैं एरिया निकालूंगा, है ना। तो S1AB में दिस एंगल इज थीटा, देन दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी योर पाई माइनस थीटा। तो सी ट्राइंगल S1AB में, S1AB ट्राइंगल जो है आपका, मान लीजिए ये है R वेक्टर, है ना, और ये है V वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में मान लो कि आपका एंगल है थीटा, देन दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा। तो अगर मैंने बोला कि ये दिस इज B, दिस BA' विल बी इक्वल टू व्हाट, BA' विल बी इक्वल टू BA साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू BA साइन थीटा।
ओके, दिस इज़ बी ए डैश। अब हमें पता है कि ये इसने डी टी टाइम लिया है ए से बी तक जाने में, तो इसको जो बी ए जो टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, दिस इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डी टी, है ना। तो मैं बी ए डैश को लिख सकता हूँ कि दिस बी ए डैश इज इक्वल टू वी डी टी इंटू साइन थीटा, करेक्ट। अब दिस एरिया, अगर मैं इसका पूरा एरिया निकालूँ, द एरिया ऑफ ट्राइंगल S1AB will be equal to what? Will be equal to half into mod of r वेक्टर, जिसको मैं r ले सकता हूँ, रेडियस r, दिस डिस्टेंस r, S1A इंटू बी ए डैश, वर्टिकल हाइट, करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो एरिया हो गया वो क्या हो गया आपका, हाफ इंटू r इंटू वी डी टी साइन थीटा, यानी कि एरिया डी ए, दिस एरिया डी ए बाई डी टी अगर मैं करता हूँ तो दिस इज इक्वल टू हाफ वी आर साइन थीटा, दिस इज एम वी आर साइन थीटा अपॉन 2m। अब ये आपको पता होगा कि एम इन वी आर साइन थीटा क्या होता है, एम इंटू आर क्रॉस वी, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, तो अपॉन 2m हो गया। तो ये क्या हुआ, डी ए बाई डी टी आपका हो गया, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m, वेयर एल इज द एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि एल इज इक्वल टू एम इंटू आर क्रॉस वी होता है। क्लियर है, ये चीज़ तो प्रूव हो गई है, दिस थिंग इज प्रूव्ड। अब देखते हैं कि आपका कि ये कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड क्यों होता है। दूसरी चीज़ हमें ये पता है कि नाउ वी नो जिस तरह से हमें ये पता है कि डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ होता है, वेयर पी इज इक्वल टू एम वी लीनियर मोमेंटम। ये फोर्स वाली इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है। अब इसको आप डिराइव करने को बोलोगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। उसी तरीके से डी बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो होता है आपका टॉर्क, विच इज़ आर क्रॉस एफ। अब इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये जो फोर्स है वो फोर्स क्या है, फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में, है ना। ए से जो यहाँ पर ए है आपका प्लेनेट और सेंटर सन की तरफ, और रेडियस वेक्टर भी इसी तरफ है। रेडियस वेक्टर और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 0। तो इसका मतलब दिस आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, दिस साइन थीटा बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 बिटवीन फोर्स एंड एफ एंड आर टुवार्ड्स द सेंटर है वो दोनों, तो इसीलिए ये जो टॉर्क होगा वो 0 होगा, तो दिस इज 0। तो इसका मतलब डी एल बाई डी टी विल बी इक्वल टू 0, इसका मतलब एल इज़ कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। तो अब यहाँ पर ये आपकी दूसरी लॉ भी प्रूव हो गई है पूरी। अब यहाँ पर मैं आपको क्या सजेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ पर टाइम की कमी होने की वजह से मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराऊँगा। प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करते हुए देखना है इसका, तो इसके जो प्रॉब्लम वाले जो वीडियो हैं जो मैंने अपलोड किए हुए हैं वो आप देख सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। और अगर ये यहाँ पर इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं आप उसको एक बार देख लोगे तो ये सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि ओनली 2 कॉन्सेप्ट्स जो आपको यूज़फुल होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो 2 ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो यूज़फुल होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो वो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, पहला कॉन्सेप्ट जो होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब आपको 2 ही टाइप की एनर्जी होंगी इसमें। पहली एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये आपको देखना होगा कि किसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर है, किसी की नहीं है। और दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, जैसे मैं आपको सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ
कि सपोज आपके पास ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, दिस इज़ योर इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में आपके पास मोशन हो रहा है, दिस इज़ योर, यहाँ पर आपका सन है और किसी एक फोकाई पे, और ये आपका दूसरा प्लेनेट है। इसकी वेलोसिटी v1 यहाँ पर है और इस प्लेनेट की यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, और ये रेडियस आपको मान लो दे दिया गया है, ये r1 रेडियस है और दिस रेडियस इज r2। तो यहाँ पर आप दो लॉ कैसे यूज़ कर सकते हो दिस सॉल्विंग के लिए। पहला तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, सेकंड थिंग विच इज़ L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब इसका मास m इंटू v1 इंटू r1 इज इक्वल टू m इंटू v2 इज इक्वल टू r2। पहली इक्वेशन आपकी यहाँ से आएगी, है ना। और दूसरी इक्वेशन जो आपकी आएगी पहली इससे, वो दूसरी इक्वेशन होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एट दिस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पर जो हमारी जो एनर्जी है वो है हाफ m इन v1 स्क्वायर माइनस g कैपिटल M, अगर इसका मास कैपिटल M है, कैपिटल M स्मॉल m बाई r1 इज इक्वल टू हाफ, सेकेंड पॉइंट पे जो वेलोसिटी है हाफ m v2 स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r2। ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी और ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, ठीक है। और नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना, नेगेटिव साइन इज़ फॉर पोटेंशियल एनर्जी का साइन, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन में हमेशा नेगेटिव रहती है। तो यही दो लॉ आप यूज़ करने वाले हो, दिस एंड दिस, फॉर सॉल्विंग ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस ग्रेविटेशन। अगर आपको ये अब तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको इस वीडियो में इस चैप्टर में से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो आप उसके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि मैं और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिएगा अगर कोई ऐसा चैप्टर हो जिसको आप पहले कवर करना चाहते हो तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर नहीं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूँगा वो आपको पता चल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऑल द बेस्ट।